Hello, dear students. So, we are going to study one of the most important literary form of poetry, that is lyric. स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को इंग्लिश पोइट्री का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फॉर्म पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है लिरिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लिरिक और सुना भी होगा। दिस इज़ नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू। मुझे नहीं लगता है कि लिरिक आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड है। इससे आप लोग पूर्व में भी परिचित होंगे, राइट। और आई होप कि हो सकता है कि पिछले लेक्चर्स में कहीं मैंने आपको लिरिक के बारे में पढ़ाया भी हो, बट जनरली लिरिक इज़ आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा भी जाता है ये फॉर्म लिरिक। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस, ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। यस स्टूडेंट्स, नाउ लिरिक इज ऑन योर स्क्रीन। स्टूडेंट्स, ये जो लिरिक है ना, ओके स्टूडेंट्स, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम लिरिक की ओरिजिन को समझना चाहते हैं कि कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, राइट स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, तब उसके बारे में मुझे लगता है कि हम लोग अगर आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। उससे हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकेंगे, इसकी ओरिजिन कहाँ होती है, किस तरीके से ये लिटरेचर में आता है। तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जो लिरिक वर्ड है, पहली चीज़ तो आप लोग ये बताइए कि फर्स्ट टाइम तो नहीं सुन रहे हैं लिरिक। यस स्टूडेंट्स, लिरिक मीन्स म्यूजिकल कंपोजिशन, राइट। व्हाट? म्यूजिकल पोयम, राइट, क्लियर। लिरिक मीन्स म्यूजिकल पोयम। व्हाट स्टूडेंट्स? म्यूजिकल पोयम, एक ऐसी कविता जो म्यूजिकल होती है, जिसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जा सके स्टूडेंट्स, उसको लिरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लिरिक कहते हैं। हर कविता लिरिक नहीं हो सकती है। तमाम सारी आज कविताओं के स्वरूप आ गए हैं जो लगभग गद्य विधा में लिखे रहते हैं, मुक्त छंद रहते हैं, माने उनको आप पढ़ करके उसके भाव पक्ष का तुम आनंद ले सकते हैं, उसकी भावनाओं में तो आप डूब सकते हैं, लेकिन उसको गा नहीं सकते हैं, उसको वाद्य यंत्रों की सहायता से आप गा नहीं सकते हैं, इसलिए उसको लिरिक नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स। जिस कविता में म्यूजिक होगा, जिस कविता में गाने का गुण होगा, जिसको आप गा सकते हैं, जिसकी एक निश्चित लय होगी, छंद होंगे, ताल जो उसकी होती है, जो पोएम की डिवाइस होती है, एक सिंगिंग पोइट्री की जो डिवाइस होती है, जिसमें वो गुण पाया जाएगा, उसी को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? म्यूजिकल पोएम या लिरिक कह सकते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाता व्हाट इज लिरिक, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन इजिली से इन सिंपल वर्ड्स, ए म्यूजिकल पोएम इज लिरिक। ए पोएम हैविंग म्यूजिकल क्वालिटी इज कॉल्ड लिरिक। जिस कविता में गीत का गुण पाया जाता है, ए सर्टेन पोएम विच कैन बी संग ऑन सम सर्टेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो संगीत के वाद्य यंत्रों पे गाई जा सके, जिनको गाने के लिए उसके साथ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जा सके, जिसको सुर लय और ताल के साथ हम मीटर के साथ गा सकते हैं, छंदों के रूप में गा सकते हैं, लयबद्ध तरीके से गा सकते हैं, उसी को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? लिरिक कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि हर कविता लिरिक नहीं हो सकती है, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोगों को और अच्छे से इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ।
जैसे आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग फिल्मों के शौकीन तो ज़रूर होंगे। आज की जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ फिल्म्स। वो लोग तो फिल्मों में अपने आइडियल भी बना लेते हैं, राइट। हालांकि आजकल फिल्में बड़े बुरे दौर से गुजर रही हैं। यस स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी, वहाँ पे फिल्मों में तमाम सारे नंबर्स होते हैं, तमाम सारे गाने होते हैं। आप लोगों को तो तमाम सारे गाने याद भी होंगे। स्टूडेंट्स, कभी क्या आप लोगों ने चाहे पुरानी फिल्में देखी है या नई फिल्में देखी है, एक चीज़ नोटिस आपने किया है, जो गाने होते हैं वास्तव में होते तो कविता ही हैं। किसी न किसी कवि ने ही तो उनको लिखा होगा, राइट। लेकिन कभी भी आपको थिएटर में चाहे फिल्म देखें या अपने घर में टेलीविज़न पर देखें या अपने मोबाइल फ़ोन में देखें, उसमें एक चीज़ लिखा हुआ आता है, लिरिक्स। क्या लिखा रहता है? लिरिक्स बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लिरिक्स बाय समीर, राइट, लिरिक्स बाय आर.डी. बर्मन। स्टूडेंट्स, कभी वहां पे ये नहीं लिखा रहता है कि पोयम बाय पोयम बाय समीर, नहीं लिखा रहता है। लिखा रहता है पोयम बाय मनोज मुंतसिर, नहीं लिखा रहता है। वहां लिरिक्स बाय सर्टेन मैन, उस आदमी का नाम लिरिक्स लिखा रहता है कि इस आदमी ने इस फिल्म का लिरिक्स दिया है। कभी आपने इस बात पे गौर किया? स्टूडेंट्स, लिरिक्स सिर्फ इसलिए लिखा रहता है, वहां पे पोयम नहीं लिखा रहता है, जबकि वास्तव में होता वो पोयम ही है। लेकिन पोयम स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए नहीं लिखा जाता है कि जो फिल्मों के गीत होते हैं उनको हमेशा संगीत के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है। इसीलिए फिल्मों पे क्या लिखा रहता है? लिरिक्स लिखा रहता है। बिकॉज फिल्म सॉन्ग इज ऑलवेज संग विद सम सर्टेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ निश्चित वाद्य यंत्रों के साथ उनको गाया जाता है, इसलिए उनको लिरिक्स कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग लिरिक्स समझ गए होंगे। फिर से आप लोगों को एक लाइन में बता देता हूं। लिरिक मीन्स ए म्यूजिकल कंपोजिशन, राइट। आप इसको म्यूजिकल कंपोजिशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? म्यूजिकल कंपोजिशन। व्हाट? म्यूजिकल कंपोजिशन, म्यूजिकल कंपोजिशन, म्यूजिकल कंपोजिशन, म्यूजिकल पोयम और म्यूजिकल कंपोजिशन, राइट। व्हाट? म्यूजिकल पोयम और म्यूजिकल कंपोजिशन, राइट। माने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाई जा सकती है। किसके साथ? म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वो ढोल हो, तबला हो, हारमोनियम हो ना, पैड हो, राइट, बेंजो हो, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाई जाती है वो अकेले ही नहीं गाई जाती है, उसमें ऐसी लय होती है कि उसको आप म्यूजिक के साथ गाते हैं। किसके साथ गाते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज लिरिक। मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसकी ओरिजिन बताता हूं कि कहां से लिरिक की ओरिजिन होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्या बताता हूं आप लोगों को? इसकी ओरिजिन क्या बताता हूं? ओरिजिन कहां से होती है, राइट। कहां से इसकी हम शुरुआत मानते हैं, राइट। क्लियर? माने आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग, राइट। कहां से इसकी स्टार्टिंग होती है, कहां से शुरू होता है ये। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज अ वर्ड इन ग्रीक। एक ग्रीक का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है लायर। कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स? लायर एक शब्द है। किस भाषा का है भाई? ग्रीक भाषा का एक शब्द है लायर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, LYRE। क्या नजर आ रहा है? LYRE। मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। लायर दिख रहा है, लायर।
आपकी स्क्रीन पर LYRE, लायर। ओके, इस लायर का अर्थ होता है विद्यार्थियों वीणा। क्या अर्थ होता है इसका? मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। वीणा एक शब्द है, आप लोग हो सकता है पढ़े भी हों। वीणा, वीणा एक शब्द है जो माँ सरस्वती का अगर आप लोग चित्र देखे हों तो वो हाथों में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक संगीत का वाद्य यंत्र लिए रहते हैं जिसको वीणा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी व्युत्पत्ति वास्तव में लिरिक शब्द की व्युत्पत्ति इसी लायर शब्द से हुई है जो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वीणा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राचीन काल में, माने ओल्ड टाइम्स में, एंशिएंट टाइम में, व्हेन इन ग्रीस, यू नो दैट ग्रीस इज बेसिकली द सोर्स ऑफ ऑल लिटरेचर, जनरली इन इंग्लिश दैट इज कंसीडर्ड। जैसा कि आप लोग हर जगह देखते होंगे, तमाम सारी जो साहित्यिक रचनाएं आई हैं वो ग्रीक की ही प्रेरणा से आई हैं। अंग्रेजी में ग्रीक से ही लिटरेचर की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो जब सबसे पहले जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व में ही ग्रीक में साहित्य का उदय हो गया था, तमाम प्रकार के नाटक और कविताएं लिखी जा रही थी। तो स्टूडेंट्स, जब उस जमाने में नाटक खेला जाता था, थिएटर में नाटक होता था, तो कोई बहुत संगीत के वाद्य यंत्र नहीं हुआ करते थे कि बहुत आधुनिक युग में जिस तरीके से तमाम प्रकार के वाद्य यंत्र आप देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, वो चीज़ें नहीं थी उस जमाने में। तो जब नाटक के शुरुआत में कोरस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? कोरस। जानते हैं कोरस क्या होता है? कोरस का मतलब होता है जो नाटक में एक्टिंग करने वाले प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो नाटक शुरू होने से पहले सबसे पहले स्टेज पर आ जाते हैं, राइट? और उसके आधे सदस्य दाहिनी ओर खड़े हो जाते हैं और आधे सदस्य बाईं ओर खड़े हो जाते हैं और अपने स्थान पर ही धीरे धीरे नाचते हुए वो सामूहिक रूप से एक गीत गाते हैं ग्रुप में। दैट इज ग्रुप सॉन्ग। व्हाट? ग्रुप सॉन्ग, राइट? कहाँ पे? ग्रीक देश में। किस देश की बात मैं बता रहा हूं? ग्रीक देश में। किस देश में स्टूडेंट्स? ग्रीक में जो प्ले होते थे, क्या होते थे? प्ले होते थे, नाटक होते थे। उस टाइम कोरस होता था। क्या होता था? कोरस। क्या होता था? कोरस। कोरस का मतलब क्या होता है? समूह गान। क्या होता है? समूह गान, राइट स्टूडेंट्स? कोरस। क्या होता था? कोरस। इस वर्ड को याद रखिएगा, माने कोरस मीन्स ग्रुप सॉन्ग, राइट स्टूडेंट्स? ग्रुप सॉन्ग। तो समूह में लोग उसी थिएटर में सामने स्टेज पर नाचते थे और गीत गाते थे। क्या गाते थे? गीत गाते थे। तो उस गीत को गाते वक्त और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था विद्यार्थियों, केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट होता था, वो होता था लायर, जिसको हम वीणा कहते हैं। तो चूंकि वो सबसे पहले संगीत का स्रोत हुआ करता था वीणा, सबसे पहले गीतों को लायर की ही धुन पर गाया जाता था, इसीलिए उस गीत को, उस कविता को उसी लायर से उत्पन्न होने के कारण लिरिक नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया विद्यार्थियों? लिरिक नाम दे दिया गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बातों को, राइट? वो एक स्पेसिफाइड फॉर्म होता है, राइट? माने पोयम का एक स्पेसिफाइड, एक अलग ही रूप होता है जिसमें आप लोग संगीत के वाद्य यंत्र के माध्यम से पढ़ने का गाने का प्रयास करते हैं गीत को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं, राइट? क्या चीज़ देखते हैं?
डेफिनीशन देखने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स की लिरिक कहते किसको हैं। और स्टूडेंट्स डेफिनीशन अलग से क्या बतानी, डेफिनीशन तो मैंने पहले ही बता दी कि ए पोयम विच इज संग विद सम सर्टेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड लिरिक। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि संगीत वाद्य यंत्रों के साथ गाई जाने वाली कविता जो होती है, म्यूजिकल कंपोजिशन और म्यूजिकल पोयम इज कॉल्ड लिरिक, राइट। तो ये डेफिनेशन तो पहले ही हो गई, लेकिन अब मैं जो आप लोगों को लिरिक का एक डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं, या आप ये कह सकते हैं कि इसी को आप मान सकते हैं कि ये लिरिक की डेफिनेशन ही लिखी हुई है। तो ये लिरिक की डेफिनेशन मैं अलग से इसलिए आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसी लिरिक की डेफिनेशन में ही जितने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब छुपे हुए हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये केवल डेफिनेशन ही नहीं है बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोगों को इसमें मिल जाएंगी, क्या क्या गुण होते हैं लिरिक के अंदर। माने एक जो लिरिक होती है, माने एक जो लिरिकल पोएम होती है, उसकी क्या क्या खास बातें होती हैं, व्हाट आर द मेजर फीचर्स, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए लिरिक यू कैन फाइंड। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिरिक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्सेस। लिरिक क्या होता है? वास्तव में आप ये कह सकते हैं कि जब प्राचीन काल में इसकी स्टार्टिंग हुई है, तो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि वर्सेस का कलेक्शन है, कविताओं का संग्रह है ये, राइट। किसका संग्रह है? कविताओं का संग्रह है। किसका संग्रह है स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ वर्सेस एंड कोरसेस। इसके बारे में मैंने भी जिक्र किया था। कोरस ग्रीक नाटकों में स्टेज पर जो समूह गीत गाया जाता है, ग्रुप में सॉन्ग गाया जाता है, वही होता है वर्सेस एंड कोरसेस। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि कोरस जो समूह गान गाया जाता है उसी को लिरिक नाम दिया जाता रहा है, राइट। और मैंने पहले बता दिया कि वो गीत की क्वालिटी होती है। तो पहली विशेषता क्या है स्टूडेंट्स लिरिक की? ये म्यूजिकल होता है। क्या होता है? अगर आपसे हम कहें कि पहली क्वालिटी क्या आप बताएंगे इसकी, क्या होती है? लिरिक क्या होती है? म्यूजिकल, राइट। पहली विशेषता स्टूडेंट्स क्या होती है इसकी? कि ये म्यूजिकल होती है, राइट। समझते चलिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि पहली विशेषता, व्हाट इज द फर्स्ट क्वालिटी या फर्स्ट फीचर, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक, तो आप बोलेंगे कि लिरिक इज ए म्यूजिकल कंपोजिशन। मीन्स लिरिक वो कविता होती है, लिरिक इज दैट पोयम विच इज ऑलवेज म्यूजिकल। मीन्स म्यूजिक एसोसिएट्स विद द पोयम। When music is associated with some certain poem, then it comes before as a lyric. जब किसी कविता के साथ संगीत जुड़ जाता है, संगीत के साथ उसको गाया जाता है, राइट, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं कि ये हमारा लिरिक है, दिस इज अ लिरिक। तो पहली विशेषता स्टूडेंट्स मैंने ये बता दिया कि ये क्या होती है? म्यूजिक होती है। ओके स्टूडेंट्स, राइट। दूसरी विशेषता क्या होती है? मेकिंग अप ए कंप्लीट सॉन्ग, राइट। क्या होती है स्टूडेंट्स? मेकिंग अप ए कंप्लीट सॉन्ग, राइट। क्या होती है? मेकिंग अप ए कंप्लीट सॉन्ग। माने वो ऐसी संगीतमय रचना होती है जो कि एक पूर्ण गीत के रूप में होती है, राइट। पहली विशेषता क्या होती है लिरिक की? कि स्टूडेंट्स ये म्यूजिकल होती है। क्या होती है? म्यूजिकल होती है। इसमें म्यूजिक होना जरूरी है। अगर म्यूजिक नहीं होती है तो उसको हम लिरिक नहीं मान सकते हैं। और दूसरी विशेषता ये होती है कि ये कंप्लीट सॉन्ग होता है, राइट। माने वो कविता और म्यूजिक जब आपस में मिल जाती है तब वो क्या जाके बन जाता है? वो सॉन्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉन्ग बन जाता है, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मीन्स यू कैन से दैट सॉन्ग इज लिरिक।
राइट। द पोयम विच इज संग, ऐसी कविता जो गाई जाती है। तो गाई जाने वाली जो कविता होती है उसी को हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो गाई जाने वाली कविता होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, लिरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, लिरिक, माने सिंगिंग पोयम। व्हाट, सिंगिंग पोयम इज लिरिक। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो सिंगिंग पोयम होती है, लिखने वाली कविता, वो गाने वाली कविता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लिरिक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्टूडेंट समझ गए होंगे मेरी बात को। अगली विशेषता क्या होती है, ए शार्ट नॉन नैरेटिव पोयम। क्या होती है स्टूडेंट्स, ए शार्ट नॉन नैरेटिव पोयम। राइट, क्या होती है, शॉर्ट नॉन नैरेटिव पोयम। पहली चीज तो गीत जो होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। राइट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा महाकाव्य, पता लगता है पूरी की पूरी किताब लिखी गई है, नहीं, उसको हम लिरिक नहीं कह सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं सर, रामचरितमानस है उसको तो हम गा सकते हैं। राइट, रामचरितमानस है उसको हम गा सकते हैं सर, उसको लिरिक क्यों नहीं कहेंगे। नहीं, वो लिरिकल क्वालिटी हो सकती है उसमें, लेकिन लिरिक इसलिए नहीं कह सकते हैं कि लिरिक की एक खास बात होती है कि लिरिक हमेशा छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। गीतों को आप ये नहीं कह सकते हैं कि 500 पन्नों का गीत है, गीत हमेशा छोटा होगा। राइट, तो यद्यप कि रामचरितमानस या अन्य तमाम सारे जो ग्रंथ हैं उनको गाया जा सकता है, लेकिन उनको हम लिरिक इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा एक नैरेटिव रचनाएं होती हैं, पूरी की पूरी एक कहानी होती है उसमें। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जो लिरिक होती है वो शॉर्ट होती है, ए शॉर्ट एंड नॉन नैरेटिव पोयम। उसमें बहुत कहानी जैसी चीज आपको नहीं मिलेगी। बेसिकली छोटी होती है लिरिक, और नॉन नैरेटिव होती। नैरेटिव मीन्स स्टूडेंट्स, मीन्स जनरली ए स्टोरी ऑफ सर्टेन बिगिनिंग, सर्टेन मिडिल और सर्टेन एंड। एक निश्चित शुरुआत हो, निश्चित मध्य भाग उसका आए, उसका एक निश्चित अंत हो। इस तरीके की कहानी जैसी स्थिति आपको गीतों में सुनने के लिए नहीं मिलती है। राइट स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। राइट, पहली खास बात क्या होती है, म्यूजिकल क्वालिटी होती है। दूसरी, मेकिंग अप एक कंप्लीट सॉन्ग, एक पूरा गीत होता है। सिंगिंग की क्वालिटी होती है, जो सिंगिंग पोयम होती है वो लिरिक होती है। इसके अलावा हमेशा लिरिक छोटा होता है एंड नॉन नैरेटिव पोयम होती है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यस, क्लियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा और क्या खास बात होती है, ए लिरिक यूजेज ए सिंगल स्पीकर। जो लिरिक होता है विद्यार्थियों, अब देखिए फिल्म लिरिक की बात छोड़ दीजिए कि उसमें तमाम सारे लोग होते हैं एक साथ, लेकिन जो लिरिक होती है उसका जनरली एक ही बोलने वाला होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, बोलने वाला हमेशा उसमें क्या होता है, एक ही होता है। ओके, राइट। जो गीत को गाने वाला होता है वो कौन होता है, जनरली अकेला होता है। क्या होता है, ए लिरिक यूजेज ए सिंगल स्पीकर। सिंगल स्पीकर मीन्स सिंगल मैन इज देयर, एक ही व्यक्ति उस गीत को गाता है बेसिकली। राइट, बेसिकली यू विल फाइंड दैट वन सिंगल मैन इज स्पीकर, एक ही व्यक्ति एक गीत को गाता है। ओके, बाकी लोग स्टूडेंट, अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि सर हमने तो देखा तमाम सारे लिरिक्स ऐसे हैं जिसमें कई कई आवाज़ें होती हैं, कई लोग होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये समझेंगे कि स्पीकर इज सिंगल,
उस गीत को गाने वाला व्यक्ति तो एक ही होता है, हाँ, ही इज इन एसोसिएशन, उसके को सिंगर्स हो सकते हैं, राइट, उसके सह गायक हो सकते हैं, सह गायक हो सकते हैं, उसके साथ गाने वाले हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो इंग्लिश में लिरिक का कॉन्सेप्ट है उसमें ये माना जाता है कि लिरिक यूजेज ए सिंगल स्पीकर, एक ही स्पीकर सिंगिंग करता है स्टूडेंट्स। और क्या खास बात होती है स्टूडेंट्स? एक खास बात ये होती है कि जो स्पीकर होता है इसका, कौन होता है? स्पीकर, राइट। कौन होता है स्टूडेंट्स? स्पीकर जो होता है इसमें, स्पीकर एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस एंड थॉट्स। जो इसमें गीत को गाने वाला होता है वो अपने पर्सनल इमोशंस को, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको किसी फिल्म संगीत के साथ आप कंपेयर नहीं करेंगे, नहीं तो आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस नज़र आएंगे। ये मैं इंग्लिश लिटरेचर में जो लिरिक का कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजी साहित्य में लिरिक का जो कॉन्सेप्ट माना जाता है, मैं उसकी बात आप लोगों से कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? मैं आप लोगों से उसकी बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश लिटरेचर में माना जाता है, राइट। स्पीकर एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस एंड थॉट्स। जनरली जो इंग्लिश लिटरेचर में लिरिक का कॉन्सेप्ट है, जो गीत गाए जाते हैं या जो गीत लिखे गए हैं, उसमें जो स्पीकर होता है, उसमें जो गीत को गाने वाला होता है, वो अपने हृदय के निजी विचारों को, ही एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल थॉट्स, पर्सनल इमोशंस, जिस प्रकार की उसकी निजी भावनाएं हैं, जो उसके अपने निजी विचार हैं, उन्हीं को वो अपने गीतों के माध्यम से एक्सप्रेस करता है, राइट स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? मैं फिर से आपको इस पॉइंट को डिस्कस करके समझा देता हूं। स्टूडेंट्स, जो स्पीकर होगा, लिरिक को गाने वाला होगा, वो हमेशा जो उसके निजी अनुभव होते हैं, जो उसकी निजी सोच होती है, उसके हृदय में जो दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो प्रसन्नता है, जिस भी प्रकार के इमोशन उसके हृदय में होते हैं, निजी रूप से जो वो स्वयं अनुभव कर रहा है, व्हाट ही इज फीलिंग हिमसेल्फ, जिस चीज का अनुभव उसको स्वयं को हो रहा है, उन्हीं विचारों को वो गीतों के माध्यम से व्यक्त करता है, राइट स्टूडेंट्स? तो दीज आर द मेजर क्वालिटीज ऑफ लिरिक। ये सारी विशेषताएं मैंने आप लोगों को लिरिक के बारे में बता दी। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आखिर में कुछ इसकी सामान्य विशेषताओं का जिक्र कर देता हूं, जो इसकी जनरल अदर क्वालिटीज़ हैं। लिरिकल पोएम्स, पहली चीज़ तो ये क्या होती है कि ये लिरिकल होती है। क्या होती है? लिरिकल, पहले ही मैं बता चुका हूँ। लिरिकल माने संगीत की क्वालिटी, वही चीज़ फिर से बताई जा रही है। विच आर ऑफन पॉपुलर फॉर देयर म्यूजिकल क्वालिटी एंड रिदम। इसमें और क्या खास बात होती है? म्यूजिकल क्वालिटी एंड रिदम होता है, लय होती है, संगीत की क्वालिटी होती है, म्यूजिकलिटी होती है इसके अंदर, म्यूजिक क्वालिटी एंड रिदम, राइट। म्यूजिक क्वालिटी एंड रिदम होता है इसके अंदर, ओके। म्यूजिकलिटी होती है और रिदम होता है। म्यूजिकलिटी एंड रिदम का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? म्यूजिकल का मतलब हो गया कि संगीत के वाद्य यंत्र जो हैं, हारमोनियम, ढोला, तबला, इनकी सहायता से इसको गाया जाता है। और साथ ही अगर आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, फिर भी अगर आप इसको गाते हैं तो हमेशा रिदम के साथ गाएंगे, एक निश्चित लय होगी इसमें, राइट। क्या होती है? आप इसमें एक निश्चित लय पाएंगे आप लोग, रिदम आपको मिलेगा। तमाम सारे, जैसे आप लोग फिल्म के तमाम गीत सुनते हैं, वो लिरिक हैं, लेकिन उनको आप बिना संगीत के भी गाते हैं। जैसे साइकिल चलाते हुए चले जा रहे हैं, अपने खेते चले जा रहे हैं, या किसी पार्टी ओर्टी में हैं, तो आप लोग उन गीतों को गाते हैं।
तो ये अलग बात है कि उस वक्त आपके पास वाद्य यंत्र नहीं होता है या नहीं बज रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको आप एक निश्चित रिदम के साथ, एक निश्चित राग के साथ, अ फाइन इंटोनेशन, राइम एंड रिदम, और राइम और रिदम, सुर लय ताल उसमें होती है, तभी उसको आप गाते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसके साथ आप हमेशा क्या मिला सकते हैं, अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मिला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात। इसके अलावा जो अगली क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स, वो होती है प्लीजिंग टू द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स लिरिक होता है, इसकी खास बात होती है कि ये कर्णप्रिय होता है। ये कर्णप्रिय क्या होता है, माने सुनने में अच्छा लगता है। कविता तो सब है, एक गद्य, जैसे आपके सामने गद्य भी आपने सुना होगा, तो गद्य सुनने में कम मज़ा आता है, लेकिन अगर कोई उसको गाता है तो गाना सुनने में बड़ा मज़ा आता है। प्लीजिंग टू द ईयर, लिरिक की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि लिरिक इज़ ऑलवेज प्लीजिंग टू द ईयर। जो लिरिक होता है वो कर्णप्रिय होता है, कानों को आपके बड़ा सुकून देने वाला होता है, उसको सुन करके बड़ा मज़ा आता है, राइट। और आखिरी जो विशेषता मैं पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को, इजली पुट टू म्यूज़िक। ये जब लिखा जाता है लिरिक, तो इतना हिसाब से लिखा जाता है, सो केयरफुल द लिरिसिस्ट इज़ देयर इन राइटिंग, कि इन फ्यूचर म्यूज़िक कैन बी पुट विथ। जब कोई गीतकार गीत को लिखता है तो लिखते वक्त तो म्यूज़िक रखे नहीं रहता अपने पास कि हारमोनियम बजा बजा के लिखे, लेकिन जब लिखता है तो इस तरीके से उसमें लय सुर छंद को इंट्रोड्यूस करता है, इन्फ्यूज़ करता है, कि बाद में यू कैन ऐड द म्यूज़िक विथ लिरिक, कि उस गीत के साथ, उस कविता के साथ आप आसानी से म्यूज़िक को जोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आप लोगों को तमाम सारी विशेषताएं समझाई कि क्या होता है लिरिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि लिरिक जनरली इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में जो लिरिक आप लोगों ने पढ़े हैं वो कितने रूपों में आपको मिल सकता है, राइट स्टूडेंट्स। व्हाट काइंड ऑफ लिरिक यू विल फाइंड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे पहला फॉर्म है एलिजी। एलिजी स्टूडेंट्स क्या होता है, एलिजी आप लोगों ने सुना होगा, शायद कभी पढ़ा भी हो। एलिजी के बारे में आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख लें, राइट डाउन, पेन पेपर आपके पास होगा, आप लिख सकते हैं। लिखिए, एलिजी इज ए song of lament. Elegy is a song of lament which is sung on the death of someone, who is very near and dear to you. स्टूडेंट्स, एलिजी एक ऐसा गीत होता है, दुख से भरा हुआ गीत होता है, मॉर्नफुल सॉन्ग ऑफ लामेंट, पीड़ा से भरा हुआ, विलाप से भरा हुआ, रुदन से भरा हुआ गीत होता है, जिसको आप किसी की मृत्यु पर गाते हैं। कब गाते हैं? मृत्यु पर गाते हैं। किस व्यक्ति की मृत्यु पे गाते हैं? हु इज वेरी नियर एंड डियर टू यू, जो आपका बहुत करीबी होता है, बहुत प्रिय होता है, उसकी मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है
उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इलेजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेजी कहते हैं। ये दुख से भरा हुआ गीत होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एन एलिजी इज ए mournful, sad or melancholic poem or a song that expresses sorrow for someone who has been lost or died। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है उसको एलिजी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में ओ कैप्टन माई कैप्टन पढ़ा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा था, तो वो एक एलिजी ही थी, राइट। मैं आगे जिक्र करूँगा। तो एलिजी जो आप लोग पढ़ते हैं वो एलिजी एक प्रकार का लिरिक है। ये मैं आपको लिरिक्स के काइंड बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ लिरिक पढ़ा रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ लिरिक में एक एलिजी है, जिसमें मैंने बता दिया। इसके अलावा ओड, ओड भी एक प्रकार का गीत ही है। ये संबोधन गीत है। कई बार जो कवि अपने विचारों को, अपने भावों को किसी को संबोधित करते हुए जब गाता है, किसी ऑब्जेक्ट को एक आलम्ब बना करके जब कोई पोयम गाई जाती है, जैसे ओड टू नाइटिंगेल। तो ओड टू नाइटिंगेल अगर आपने पढ़ा हो, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो पोएट है वो अपने निजी विचार, अपने निजी दुखों को व्यक्त कर रहा है, लेकिन उन निजी दुखों को व्यक्त करने के लिए उसने नाइटिंगेल नामक बर्ड का सहारा लिया है। उसके माध्यम से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है। माने ओड इज ए सॉन्ग, लिरिकल सॉन्ग इन विच सम ऑब्जेक्ट इज just addressed to just express पर्सनल इमोशन। जो कवि होता है वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेता तो वो ओड होता है। तो स्टूडेंट्स, ओड भी एक प्रकार का लिरिक है। इसके अलावा सोनेट, मुझे लगता है कि सोनेट के बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ही। सोनेट एक 14 लाइंस की पोयम होती है, राइट। विलियम शेक्सपियर का सोनेट आप लोगों ने पढ़ा भी है, राइट। तो सोनेट भी एक प्रकार का लिरिक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे ग्रेजुएशन में आप लोगों ने यूलिसीज पढ़ा है, प्रॉस्पिके पढ़ा है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं। ये सब 1 बाय 1 आप लोगों को फॉर्म्स की स्टडी में करवाना शुरू कर रहा हूँ, तो सबको पढ़ाऊँगा अलग से, इसलिए यहाँ बहुत डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब फॉर्म हैं। इतने प्रकार के लिरिक हो सकते हैं। जैसे एलिजी भी एक प्रकार का लिरिक है, ओड भी एक प्रकार का लिरिक है, सोनेट भी एक प्रकार का लिरिक है। इसके अलावा ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है वो भी एक प्रकार का लिरिक है। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स ऑकेजनल पोइट्री होती है। क्या होती है? ऑकेजनल पोइट्री। ऑकेजनल पोइट्री क्या होती है? ऑकेजनल पोइट्री मीन्स दोज सॉन्ग्स which are sung on some certain occasions, means they are not sung always। वो हमेशा नहीं गाए जाते हैं। they are sung on some certain occasion, विशेष विशेष अवसरों पे गाए जाते हैं। जैसे ब्राइडल सॉन्ग है। कौन सा सॉन्ग है स्टूडेंट्स? ब्राइडल सॉन्ग। ब्राइडल सॉन्ग का मतलब क्या होता है? विवाह गीत, राइट। जैसे एडवर्ड डिस्पेंसर का इपिथैल्मियम। इपिथैल्मियम एक ब्राइडल सॉन्ग है, एक विवाह का गीत है। जैसे दुल्हन उल्हन के आने पे जो गीत गाया जाता है, विवाह गीत उसको कहते हैं, तो वो केवल विवाह के समय ही गाया जाता है। इसके अलावा क्रैडल सॉन्ग है। क्रैडल सॉन्ग माने बच्चे के जन्म लेने पे जो गीत गाया जाता है, सोहर जिका कहते हैं। तो सोहर भी एक प्रकार का क्रैडल सॉन्ग जिसको आप कह सकते हैं, वो भी ओकेजनल सॉन्ग है। तो इसी तरीके से तमाम अलग अलग अवसरों पे जो गीत गाए जाते हैं, जैसे बर्थडे के अवसर पे कोई गीत गाया जाता है कंग्रेचुलेशंस करने के लिए, जीत के समय पे गाया जाता है, विक्ट्रीज के समय पे किसी को डेडिकेट करने के लिए गाया जाता है। तो तमाम प्रकार के इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं जो विशेष विशेष अवसरों के लिए ही बने होते हैं, तो उनको हम ओकेजनल पोइट्री कहते
हैं। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि तमाम प्रकार के जो लिरिक के प्रकार हैं उनको आप लोग समझ गए होंगे। लिरिक के प्रकारों में सबसे पहले जैसे एलिजी है, फिर ओड भी लिरिक का ही एक प्रकार है, इसके अलावा सोनेट भी एक प्रकार का लिरिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी एक प्रकार का लिरिक है, ओकेजनल पोइट्री जैसे मैंने बताया ब्राइडल सॉन्ग है, क्रेडल सॉन्ग है, ये सब चीज़ें भी पलैंक्विन बियरर्स हैं जो कहरौआ होते हैं। तो ये सब जो है वो जो गीत होते हैं ये सब लिरिक के अंतर्गत ही आते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे एक इटालियन सोनेट एक रचना है, राइट। मैं लिटरेचर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर में जो फेमस लिरिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे जेम्स डी फोर्ड की एक रचना है इटालियन सोनेट। क्या नाम है? इटालियन सोनेट बाय जेम्स डी फोर्ड। तो ये भी एक लिरिक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप लोग बीए फर्स्ट ईयर में आई होप पढ़े होंगे, पीबी शेली का एक प्रसिद्ध ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड, राइट। स्टूडेंट्स मुझे याद है, आप लोगों को ज़रूर याद होगा, राइट। बहुत विधिवत आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, राइट। क्लियर। इफ़ विंटर कम्स स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये कॉन्सेप्ट था, राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी सारा प्रभावित हुआ था पर्सी bysshe शेली, पीबी शेली, तब उसने ओड टू वेस्ट विंड लिखा था। तो ये भी स्टूडेंट्स पीबी शेली की एक प्रसिद्धतम रचना एक लिरिक ही है, लिरिक का ही फॉर्म है, ओड लिखा गया है जो कि लिरिक ही है। इसके अलावा आपने माई लास्ट डचेस भी पढ़ा। मैं ज़्यादातर वो एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ जो आप लोग पढ़ चुके हैं। माई लास्ट डचेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद करिए, जो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, दीवार पे टंगी हुई पेंटिंग, जब एक ड्यूक होता है, ड्यूक ऑफ फेरारा, जो ड्यूक ऑफ फेरारा है वो अपनी पूर्व पत्नी की तस्वीर दिखाता है कि मैंने इसकी हत्या कर दी है, बिकॉज सी यूज टू स्माइल, वो बहुत मुस्कराती थी, राइट। सी वॉज वेरी काइंड एंड हम्बल हार्टेड। आप लोगों को याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में मैंने इसका जिक्र किया था। तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है स्टूडेंट्स, और जानते हैं आप लोग कि ड्रामेटिक मोनोलॉग भी एक प्रकार का लिरिक है। और स्टूडेंट्स आखिरी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ओ कैप्टन माई कैप्टन। आई थिंक, आई होप स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग इसको इंटरमीडिएट में ज़रूर पढ़े होंगे। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट हैं, उनकी रचना है, उसकी लाइन भी नीचे लिखी हुई है, ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। आप लोगों को याद होगा कि वॉल्ट विटमैन ने अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर इस कविता को लिखा था, जिसमें वो दिखाता है अपने निजी विचारों को। जैसा कि मैंने बताया कि लिरिक में अपने हृदय के विचार, निजी विचार व्यक्त किए जाते हैं, राइट, अपनी भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन नामक जो पोयम है, उसमें वॉल्ट विटमैन ने, उसके मन में कितना प्रेम था, कितना स्नेह था, कितना बड़ा वो फॉलोवर था, कितना बड़ा फैन था अब्राहम लिंकन का, कि उसकी मृत्यु पर, उसकी मृत्यु का वही अवसर है जब अमेरिका दास्ता के बंधनों से मुक्त हो चुका है। पूरा अमेरिका जश्न मना रहा है कि उसको दास्ता के बंधनों से आज़ादी मिल गई है, लेकिन वॉल्ट विटमैन रो रहा है क्योंकि उसका जो हीरो है अब्राहम लिंकन, वो इस राष्ट्र को दास्ता के बंधनों से मुक्त कराते कराते जिसका जीवन समाप्त हो गया है, तो उसकी मृत्यु पर, अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर ओ कैप्टन माई कैप्टन वॉल्ट विटमैन लिखता है, जो कि एक एलिजी है स्टूडेंट्स। ये क्या है? एक एलिजी है, और एलिजी भी एक प्रकार का लिरिक ही होता है स्टूडेंट्स। ये तमाम सारे एग्जाम्पल मैंने बताए, टाइप्स ऑफ लिरिक बताया, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने अपने इस लेक्चर में आप लोगों को समझाया, बताया कि लिरिक क्या होती है, लिरिक की ओरिजिन कहाँ से होती है, लिरिक्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, लिरिक्स की क्या क्या प्रकार, कितने प्रकार के हैं, कौन प्रकार कैसे बनता है, और उसके साथ साथ उनको एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाने का भी प्रयास किया। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे फिर आप लोगों के साथ होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।